जय श्री राम बच्चों। आज के इस वीडियो में देखेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ठीक है, तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्या होते हैं। ठीक है, तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का मतलब होता है कुछ ऐसे टर्म्स जिसको समझना बहुत ज़रूरी है, जिसके बिना हम अकाउंटिंग नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था हिंदी के अंदर आर सी एन आर, है ना। उसकी अगर वो नहीं समझ में आएगा तो हिंदी नहीं आएगी हमको समझ में। ऐसे इंग्लिश के अंदर हमने अल्फ़ाबेट पढ़े थे, अल्फ़ाबेट नहीं आएंगे तो इंग्लिश समझ में नहीं आएगी। तो कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं हमारे अकाउंटेंसी के अंदर जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर वो समझ में नहीं आएंगे तो फिर हमारे को अकाउंटिंग भी नहीं आएंगे। तो वही आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम बेसिक टर्म पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब होता क्या है। बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब है बिजनेस की जो सेल और परचेज होती है। बिजनेस की क्या होती है, जो सेल और परचेज होती है, वो केवल किस में होनी चाहिए, इन टर्म्स ऑफ मनी में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए, इन टर्म्स ऑफ मनी में। इन टर्म्स ऑफ मनी का मतलब क्या, जिसको हम मेजर कर सकें इन टर्म्स ऑफ मनी में, जिसको हम बता सकें कि इसकी मनी में वैल्यू क्या है। सपोज जैसे मान लो हमने एक पेन खरीदा। क्या खरीदा, हमने एक पेन खरीदा, उसकी वैल्यू कितनी है, 5 रुपये बता सकते हैं ना, इसके लिए 5 रुपये है। ठीक है, जैसे मान लो हमने एक बुक खरीदी। ठीक है, उस बुक की कहती है मान लो कीमत कितनी है, 100 रुपये है। ठीक है, तो बता सकते हैं ना इसकी वैल्यू कितनी है, 100 रुपये। मतलब जिसको इन टर्म्स ऑफ मनी में हम बता सकें वो होता है हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखना, बिजनेस के अंदर कभी भी डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। सिर्फ बिजनेस की ट्रांजैक्शन यानी कि सेल और परचेज रिकॉर्ड होगी, वो भी इन टर्म्स ऑफ मनी में होना चाहिए। अगर हम जिसको हम इन टर्म्स ऑफ मनी में नहीं बता सकते उसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे। ठीक है, और ये जो ट्रांजैक्शन है उसके दो तरह की ट्रांजैक्शन हो सकती है, या तो कैश में ट्रांजैक्शन होगी या तो क्रेडिट पे। कैश का मतलब है जब सामान यानी गुड्स को हम सामान को यानी कि सेल और परचेज जो करेंगे वो किस में कर रहे होंगे, कैश में कर रहे होंगे, है ना। और सब जब सामान हम उधार पर यानी क्रेडिट पर परचेज कर रहे होंगे या फिर सेल कर रहे होंगे, यानी सेल और परचेज किस पे हो रहा हो, उधार पे हो रहा, तो उसे बोलेंगे क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ये दोनों तरह की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी। बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो भी ट्रांजैक्शन होगी इन टर्म्स ऑफ मनी में होनी चाहिए, जिसको हम मेजर कर सकें इन टर्म्स ऑफ मनी के अंदर। ठीक है, तो ये होते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, दूसरा बात करते हैं कैपिटल कि कैपिटल क्या होता है। अगर तुम किसी नॉर्मल पर्सन से पूछोगे कैपिटल क्या होता है तो बताएगा कि किसी देश की जो राजधानी है उसको बोलते हैं कैपिटल। ठीक है, बट एक अकाउंटेंसी के अंदर कैपिटल का यहाँ पे मीनिंग अलग होती है। ठीक है, तो क्या होते हैं वो समझ लेते हैं। तो कैपिटल का मतलब होता है यहाँ पर कि एक ऑनर के द्वारा जितनी भी चीज़ें इन्वेस्ट की जाती है, जितनी भी चीज़ें इन्वेस्ट की जाती है बिजनेस के अंदर उसकी जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं कैपिटल। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो एक बिज़नेस ने कैश लगाया, ठीक है, या मशीन लगाई, जितने रुपए का लगाया हो, जितने भी उसकी कीमत होगी उसको सब मिला के क्या बनेगी, कैपिटल बनेगी। ठीक है, देखो द वैल्यू ऑफ कैश, द वैल्यू ऑफ कैश द वैल्यू ऑफ कैश, गुड्स और एसेट्स इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द ऑनर इज नॉन एज कैपिटल। मतलब जब एक ऑनर जो है कैश को, गुड्स को या एसेट को यानी कुछ भी चीज़ इन्वेस्ट करता है किसके अंदर, बिजनेस के अंदर, कौन कौन इन्वेस्ट करता है, एक ऑनर इन्वेस्ट करता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, कैपिटल। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो एक बिजनेसमैन ने कैश लगाया कितने का, 10,000 रुपये का, मशीन लगाई 1 लाख की। ठीक है, तो टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी इसकी, 1,10,000। यानी कि इनकी जो इन्वेस्टेड वैल्यू वो कितनी है, 1,10,000, जो किसने इन्वेस्ट करी है, ऑनर ने इन्वेस्ट करी है। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगी, टोटल कैपिटल हो जाएगी। यानी कि वो वैल्यू जो एक ऑनर के द्वारा बिजनेस में इन्वेस्ट की गई हो उसे बोलते हैं कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ड्राइंग। तो ड्राइंग का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे अगर तुम किसी पर्सन से, नॉर्मल पर्सन से ड्राइंग के बारे में पूछोगे तो वो बताएगा क्या, कि ड्राइंग होती है भैया कोई पिक्चर या उसको ड्रॉ करना। ठीक है, बट अकाउंटेंसी में इसकी मीनिंग बिल्कुल अलग होती है। ठीक है, तो क्या होता है ड्राइंग का मतलब होता है जब एक ऑनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से कुछ भी चीज़ क्या कर रहा हो, विड्रॉल कर रहा हो, यानी कुछ चीज़ निकाल रहा हो, किसके लिए, अपने पर्सनल यूजेस के लिए। कहाँ से निकाल रहा हो, बिजनेस से निकाल रहा हो, तो उसे क्या बोलेंगे, ड्राइंग। जैसे उसने अपने यूजेस के लिए कैश निकाल लिया, या कुछ सामान निकाल लिया, या कुछ एसेट निकाल ली, तो वो हमारे लिए हो जाएगी, ड्राइंग हो जाएगी, जिससे कि हमारी कैपिटल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी जो एक ऑनर ने
इन्वेस्ट करती, बिजनेस के अंदर चीज़ इन्वेस्ट करती, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बिजनेस में कम हो जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए हमारी जो कैपिटल लगी थी 1,10,000 की लगी थी, ठीक है। मान लो एक ऑनर ने अपनी पर्सनल यूज के लिए 5 रुपये निकाल लिए, तो ये 5 रुपये क्या हो जाएंगे, ड्राइंग हो जाएगी। इससे अब क्या हो जाएगी, मेरी कैपिटल क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, यानी कि जो पहले कैपिटल 1,10,000 की थी अब वो 1,05,000 की हो जाएगी, ठीक है। इसी को बोलते हैं ड्राइंग, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है लायबिलिटी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, तो लायबिलिटी का मतलब होता है कि एक बिजनेस के ऊपर जो बर्डन है, यानी जो वो पैसा जो कि बिजनेस को देना है आउटसाइडर को, ठीक है। मतलब क्योंकि कई सारे ऐसे बिजनेस होते हैं जो केवल अपने पैसे का यूज़ करके ना करके, बल्कि आउटसाइडर का, यानी कि जैसे अपने फ्रेंड से पैसे ले लिए या अपने रिलेटिव से पैसे ले लिए, है ना, लोन पर, तो उसको बिजनेस चलाने के लिए लेने पड़ते हैं। तो बिजनेस के ऊपर क्या बन जाती है, एक लायबिलिटी बन जाती है, एक बर्डन बन जाता है जो कि बिजनेस को पे करनी होती है, उसे बोलते हैं लायबिलिटी, ठीक है। देखो, एनी अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस, ठीक है, मतलब वो अमाउंट जो कि पे करना होता है किसको, बिजनेस को। क्यों, जैसे क्यों करना होता है, क्योंकि जैसे मान लो उसने क्या गुड्स जो क्रेडिट पर खरीद लिए, सामान किस पर खरीदे गए हैं, उधार पे खरीदे गए, तो उसी वजह से उसकी पेमेंट भी करनी पड़ेगी, है ना। जब उधार पे कोई सामान हम खरीदेंगे तो उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, तो वही हमारे लिए क्या बन जाती है, लायबिलिटी बन जाती है, हमारे लिए क्या बन जाएगी, लायबिलिटी बन जाएगी, बेसिकली बिजनेस के ऊपर एक बर्डन। एक बात को ध्यान रखना, यहाँ पर एक बिजनेसमैन और एक बिजनेस दोनों अलग सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी ऑनर और बिजनेस दोनों अलग सेपरेट लीगल एंटिटी है। यहाँ पर जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। तो लायबिलिटी जो होती है वो दो प्रकार की होती है, दो तरह की लायबिलिटी होती है। फर्स्ट वन होती है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, जिसे हम नॉन करंट लायबिलिटी बोलते हैं। दूसरी होती है करंट लायबिलिटी, ठीक है। अभी दोनों होती क्या है, तो नॉन करंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, जिनकी ऐसी लायबिलिटी जिनकी पेमेंट 1 साल के बाद करनी होती है, ऐसी लायबिलिटी जिनकी पेमेंट मुझे 1 साल के बाद करनी होती है, वो होती है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या फिर नॉन करंट लायबिलिटी होती है, ठीक है। दूसरी हमारे पास लायबिलिटी होती है करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी बेसिकली वो लायबिलिटी होती है जिसकी पेमेंट मुझे विद इन 1 ईयर करनी होती है, जिसकी पेमेंट मुझे 1 ईयर करनी ही होती है, मतलब 1 साल के अंदर अंदर मेरे को जिनकी पेमेंट करनी होती है, वो होती है हमारे लिए कौन सी लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, ठीक है। अब इनके टाइप्स देख लेते हैं कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कौन कौन सी होती है हमारे पास और करंट लायबिलिटी कौन कौन सी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी की, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स है हमारे पास लॉन्ग टर्म लोन या लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डिवेंचर, पब्लिक बोरोइंग, ठीक है। लॉन्ग टर्म लोन या लॉन्ग टर्म बोरोइंग का मतलब क्या होता है, जब हम 1 साल से ऊपर के लिए कोई लोन ले लेते हैं तो वो लॉन्ग टर्म लोन होता है हमारे लिए, ठीक है। डिवेंचर का मतलब क्या होता है, तो कभी कभी कंपनी को पैसों की ज़रूरत होती है और हमें से होती है जनरली, तो वो क्या करते हैं, पब्लिक को डिवेंचर इशू कर देते हैं, ठीक है। और बदले में पब्लिक कंपनी को क्या देती है, अपने पैसे दे देती है, और कंपनी पब्लिक को क्या देती है, इसके ऊपर डिवेंचर के ऊपर इंटरेस्ट देती है जो कि फिक्स होता है, इंटरेस्ट देते हैं जो क्या होता है, एकदम फिक्स होता है, जिसकी रेट एकदम फिक्स होती है। और जनरली डिवेंचर जो होते हैं वो सिक्योर होते हैं, ठीक है। थर्ड होता है पब्लिक बोरिंग, जो कि लॉन्ग टर्म एक लायबिलिटी है, जिसकी पेमेंट हमको मतलब बिजनेस को 1 साल के बाद करनी होती है, ठीक है। दूसरी लायबिलिटी की बात करते हैं, सेकेंड टाइप की लायबिलिटी, इसके एग्जाम्पल्स करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी बता था कि जिसकी पेमेंट हमें क्या करनी होती है, 1 साल के बाद करनी होती है, जिसकी पेमेंट 1 साल के बाद करनी, सॉरी 1 साल के अंदर करनी होती है, 1 साल के अंदर करनी होती है, वो होती है करंट लायबिलिटी, ठीक है। जैसे शॉर्ट टर्म बोरिंग या शॉर्ट टर्म लोन, यानी ऐसा लोन जो हमने 1 साल से पहले का लिया हो, 8 महीने का, 9 महीने का, 10 महीने का, अप टू 12 महीने, उससे ऊपर नहीं ले सकते, ऊपर से चले जाएंगे तो फिर नॉन करंट लायबिलिटी चले जाएंगे, ठीक है। तो 1 साल से कम के लिए जो लोन लिया होता है वो होता है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी बोलो, शॉर्ट टर्म बोरिंग बोलो, या फिर शॉर्ट टर्म लोन बोलो, ठीक है। सेकंड यहाँ पर हमारा बेसिक टर्म पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्रेडिटर, ठीक है। तो क्रेडिटर बेसिकली कौन होते हैं, तो क्रेडिटर होते हैं हमारे लिए एक सप्लायर। क्रेडिटर कौन होते हैं, हमारे लिए एक सप्लायर होते हैं, ठीक है। अभी सप्लायर कैसे होते, सप्लायर होते हैं बेसिकली जो गुड्स को हमको सप्लाई करते हैं, जो जिसका हम बिज़नेस करते हैं उसको हमको क्या कहते हैं, लोग बेचते हैं। जैसे मान लो एक बिज़नेस है, मान लो एक बिज़नेस है और ये सप्लायर है, तो सप्लाई करने के लिए आएगा बिजनेसमैन को। तब जब एक बिजनेसमैन सप्लायर से
सामान को उधार पे ख़रीदता है। किस पे ख़रीदता है? उधार पे परचेस करता है सामान को। किससे? सप्लायर को। ठीक है, तो गुड्स किसके पास आ गए? गुड्स आ गए बिजनेसमैन के पास। ठीक है, लेकिन सप्लाई के पास पैसा नहीं गया। क्यों? क्योंकि सामान जो बिजनेसमैन ने ख़रीदा है, यानी कि ऑनर ने ख़रीदा है, वो किस पर ख़रीदा है? क्रेडिट पर, यानी उधार पे ख़रीदा है। तो ये हमारा सप्लायर कौन बन जाएगा? सप्लायर हमारा क्या बन जाएगा? क्रेडिटर बन जाएगा। मतलब वो पर्सन जिससे बिजनेस सामान को उधार पे ख़रीदता है, यानी क्रेडिट पे ख़रीदता है, जो जब वो क्रेडिट पे ख़रीदता है तो वो सप्लायर जो है हमारा क्रेडिटर बन जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल कुछ नहीं होता। बिल्स पेबल का मतलब होता है एक बिल। बिल्स पेबल का मतलब है एक बिल जिसमें क्या लिखी होती है? सारी की सारी डिटेल लिखी होती हैं। ठीक है, सारी की सारी डिटेल लिखी होती है, जिनकी पेमेंट एक फ़िक्स टाइम पे, मतलब एक साल के अंदर अंदर करनी होती है। ठीक है, तो जैसे एक बिल जो है इसके पास चला जाएगा, किसके पास? बिजनेसमैन के पास चला जाएगा और इसकी पेमेंट उसको करनी होगी। और अगर वो नहीं करता है तो जो क्रेडिटर है जिसने ये बिल बनाया है वो उसको क्या दिखा सकता है? कोर्ट में दिखा सकता है। अगर बिजनेसमैन इसको पेमेंट नहीं करता तो इसमें हर प्रकार की डिटेल लिखी होगी। नाम क्या है, एड्रेस क्या है ना, किससे ख़रीदा, कितनी रेट पर ख़रीदा, किस अमाउंट पर ख़रीदा, तो हर प्रकार की यहाँ पे डिटेल लिखी होगी और बिजनेसमैन के यहाँ पे साइन ले लिए होंगे। ठीक है, तो एक अपने पास रखेगा और एक ये बिजनेसमैन को दे देगा। तो बिजनेसमैन को जो दे देगा वो होगा इसके लिए बीपी, शॉर्ट में बोलते हैं बीपी, यानी कि बिल्स पेबल। ठीक है, नेक्स्ट होता है ओवर बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? तो जैसे कभी बेसिकली बिजनेसमैन को ही मिलता है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो जिनको ये बेसिकली ये बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज़ होती है जो बैंक प्रोवाइड कराती है। कौन प्रोवाइड कराती है? बैंक प्रोवाइड करती है, जो हर किसी को अवेलेबल नहीं होती। जो बैंक के नज़र में जिसकी रेपुटेशन अच्छी है, जिसकी इमेज अच्छी है, केवल उसी को क्या मिलती है? बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है। अभी होती क्या है? ठीक है, जैसे मान लो कि आपके अकाउंट में केवल 5,000 रुपये हैं। कितने हैं आपके अकाउंट में? कितने हैं? 5,000 रुपये। लेकिन आपको बैंक ने क्या दे रखी है? एक फैसिलिटी दे रखी है जिसका नाम होता है बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़। इसमें अगर आपके अकाउंट में पैसा कम भी है तो आप ज़्यादा पैसा विड्रॉल कर सकते हो। ठीक है, अप टू एक लिमिट तक जो डिसाइड किया है बैंक ने। जैसे सपोज मान लो बोला कि आपके अकाउंट में 5,000 रुपये, तो आप 5,000 और निकाल सकते हो। लेकिन जब तुम उसे पे करोगे तो विद इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मतलब प्रिंसिपल अमाउंट तो देना ही पड़ेगा, साथ साथ इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा बैंक को। ठीक है, ये होती है बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़, जो कि एक बिजनेसमैन को ही मिलती है। ठीक है, जिसकी रेपुटेशन बैंक के नज़र में बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, तो ये कैसे सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? करंट लायबिलिटी के एग्जाम्पल्स हैं, जैसे शॉर्ट टर्म बोरोइंग, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़। ठीक है, अब नेक्स्ट बेसिक टर्म की बात करते हैं यहाँ पे, असेट्स। तो असेट्स क्या होती हैं? असेट्स का मतलब होता है जिससे बिज़नेस को चलाया जाता है। यानी जिसका बिज़नेस यूज़ करता है अपने ऑपरेशन को, एक्टिविटी को करने के लिए। मतलब वो सारी चीज़ें जिससे बिज़नेस चलता है, जिससे बिज़नेस ऑपरेट होता है, वो होती है बिज़नेस के लिए एसेट्स। ठीक है, अब एसेट्स भी कई टाइप्स की होती हैं, उसको भी देख लेते हैं वन बाय वन। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास जो एसेट्स हैं वो है नॉन करंट एसेट्स, जिसे हम लॉन्ग टर्म एसेट भी बोलते हैं और या फिक्स एसेट भी बोलते हैं। दूसरी एसेट होते हैं हमारे पास करंट एसेट्स, और थर्ड होती है फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, तो वन बाय वन को पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं नॉन करंट एसेट, जिसे लॉन्ग टर्म एसेट भी बोलते हैं या फिर फिक्स एसेट भी बोलते हैं। ये पहले बात करते हैं होती कौन सी है, होती क्या है। ठीक है, नॉन करंट एसेट या जिसे फिक्स एसेट बोलते हैं, वो एक ऐसी एसेट होती है जिनका बिजनेस 1 साल से ऊपर के लिए करता है। जिनका बिजनेस यूज जो है वो 1 साल से ऊपर के लिए करता है। मतलब एक ऐसी एसेट्स जिनका यूज़ बिजनेस 1 साल से ज़्यादा के लिए करता है, मोर देन 1 ईयर के लिए करता है, जिनका यूज़ वो होती है हमारी नॉन करंट एसेट। मतलब एक ऐसी एसेट्स जिनका यूज़ एक बिज़नेस 1 साल से ज़्यादा के लिए करता है, मोर देन 1 ईयर के लिए करता है, इसका यूज उसे कहते हैं नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, अब ये नॉन करंट एसेट फिक्स एसेट भी 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती है हमारी टेंजिबल, एक होती है इनटेंजिबल। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं टेंजिबल एसेट कौन सी होती हैं। तो टेंजिबल जिसको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं? छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है।
ठीक है। जैसे मशीन, मशीन को देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो मशीन हमारे लिए क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, टेंजिबल एसेट्स। ठीक है, बिल्डिंग को देख सकते हैं, छू सकते हैं, ये हो जाएगी हमारी टेंजिबल एसेट्स। ठीक है, लैंड हमारे लिए टेंजिबल है, कंप्यूटर हमारे लिए टेंजिबल है, और फर्नीचर हमारे लिए टेंजिबल है। तो सारे सब किसके एग्जाम्पल्स हैं, हमारे टेंजिबल एसेट के एग्जाम्पल्स हैं। इनटेंजिबल एसेट कौन सी होती है? इनटेंजिबल एसेट वो होती है जिसको हम ना देख सकते, ना छू सकते, इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, जिसको हम ना देख सकते, ना छू सकते। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर को ना देख सकते, ना छू सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? केवल फील कर सकते हैं। और ये इंटेंजिबल एसेट, और मैंने बताया जितनी भी एसेट होती है सब किस टेंजिबल होता है, इनटेंजिबल, दोनों से ही बिजनेस को चलाया जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं एसेट्स। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर भी हमारे बिजनेस के लिए क्या होती है, एक एसेट होती है, एक एप्लीकेशन होती है, जिसके थ्रू बिजनेस को रन किया जाता है, चलाया जाता है। इसको हम ना देख सकते, ना तो छू सकते। ठीक है, दूसरा है गुडविल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट। गुडविल बेसिकली क्या होती है? गुडविल होता है एक नाम, किसी बिजनेस का नेम जो होता है। ठीक है, वो जितना ज़्यादा क्या होता है, रेप्यूटेड होता है, जितना ज़्यादा वो फेमस होता है ना, उसकी गुडविल उतनी ज़्यादा क्या होती है, बन जाती है। मतलब बेसिकली एक रेपुटेशन, एक इमेज, है ना, कस्टमर के नज़रों में एक इमेज होना। ठीक है, बिजनेस के लिए एक इमेज होना, एक रेपुटेशन होना, उसी को क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं, एक तरह का नाम। जैसे पतंजलि, जैसे टाटा, तो टाटा जो है क्या है, एक ब्रांड है, एक नाम है, एक गुडविल है उस बंदे की, पर्सन की, है ना। टाटा है, सुनते ही हाँ समझ में आ जाता है कि हाँ बिजनेस जो है बहुत बढ़िया है। ठीक है, बेसिकली उसकी क्या बन गई, गुडविल बन गई, कस्टमर के नज़र में क्या है, एक इमेज बन गई, एक रेपुटेशन बन गई, उसी को बोलते हैं गुडविल। ठीक है, कॉपीराइट का मतलब होता है कि जब कॉपीराइट का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि हमने कुछ कंटेंट लिखा, ठीक है, उस कंटेंट को दूसरा कोई कॉपी अब नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैंने उसका क्या ले लिया, एक राइट ले लिया है, कॉपीराइट। कोई इसका यूज़ नहीं कर सकता, कोई यूज़ करता है तो उसके खिलाफ कंप्लेंट की जा सकती है और फाइन उसे लिया जा सकता है। तो ये भी जो है बिजनेस को चलाने में हेल्प करता है। ठीक है, दूसरा और ट्रेडमार्क क्या होता है, ट्रेडमार्क जैसे अपने को चार छल्ले ऑडी के, है ना, जैसे पेप्सी का क्या होता है, साइन होता है अपना, है ना, जैसे एप्पल का होता है, आईफोन का होता है, एप्पल जो कटा होता है आईफोन। ठीक है, ये सब क्या ट्रेडमार्क है, इसका दूसरा बिजनेस यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसे होता है पेटेंट, क्या होता है पेटेंट, जैसे मान लो कि अभी जैसे आपने भी कोविशील्ड को वैक्सीन लगवाई थी, तो उस कंपनी ने क्या ले लिया था, उसका पेटेंट ले लिया था, ताकि और कोई दूसरा इसका यूज़ ना कर सके। तो ये सारे कैसी एसेट्स हमारी इंटेंजिबल एसेट, जिसको हम देख नहीं सकते और छू नहीं सकते, बट इसका यूज़ बहुत होता है हमारे बिजनेस में। इससे हमारा बिजनेस क्या होता है, बहुत अच्छे से चलता है। बेसिकली एसेट का मतलब ही होता है जिससे बिजनेस को चलाया जाता है, चाहे वो टेंजिबल हो, चाहे वो इनटेंजिबल। टेंजिबल जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, टेंजिबल वो जिसको देख सकते छू सकते हैं, इंटेंजिबल वो जिसको ना देख सकते ना छू सकते, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, बट इससे बिजनेस चलता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट एसेट की बात करते हैं, करंट एसेट्स। ठीक है, तो करंट एसेट कौन सी होती हैं? तो करंट एसेट वो एसेट होती है जिनको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन 1 ईयर। एक ऐसी एसेट जिनको एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। ऐसी एसेट्स जिनको हम एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो होती है हमारी करंट एसेट्स। ठीक है, एग्जांपल के लिए जैसे बैंक बैलेंस। ठीक है, तो जो हमारा पैसा बैंक में रखा हुआ है ना, वो हमारा यानी जैसे बोलते हैं बैंक बैलेंस, तो उसको हम बड़ा आराम से क्या कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे ही कैश में कन्वर्ट हो जाता है, हमारे लिए बन जाते हैं, जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो बन जाते हैं हमारे लिए करंट एसेट। तो बैंक बैलेंस हमारे लिए क्या है, करंट एसेट, इसको हम कैश में कन्वर्ट इजीली से कर सकते हो। कैश तो ऑलरेडी कैश में है, तो उसको कन्वर्ट करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, गुड्स या फिर स्टॉक, पहले समझते हैं गुड्स या स्टॉक होता क्या है। ठीक है, गुड्स या स्टॉक का मतलब होता है जिसका हम बिजनेस करते हैं, जैसे सपोज मेरा काम है इस पेन को बेचने का, तो ये पेन मेरे लिए क्या हो जाएगा, गुड्स हो जाएगा। ठीक है, आपका काम है मान लो बुक्स बेचने का, ठीक है, तो आपका बुक्स क्या हो जाएंगे, आपके लिए गुड्स हो जाएंगे। ठीक है, मतलब जिसका काम होता है बेचने का, मतलब जो भी हम जिसका भी हम काम कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, है ना, जैसे हम तुम्हारा काम है मशीन बेचने का, तो मशीन जो है तुम्हारे लिए क्या हो जाएगी, गुड्स हो जाएंगे। मतलब जिसका भी आप काम कर रहे हो, जिसका भी बिजनेस कर रहे हो, जिस भी चीज़ का बिजनेस कर रहे हो, उसको बोलते हैं गुड्स। ठीक है, या स्टॉक। ठीक है, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, बेचकर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। गुड्स को क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं, गुड्स को भी बेच सकते हैं
उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो गुड्स हमारे लिए स्टॉक हमारे लिए क्या हो जाएगा, हमारे लिए बन जाएगा करंट एसेट। ठीक है, यानी गुड्स और एसेट का मतलब होता है जिसका हम क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। डेटर्स, तो डेटर्स जैसे उल्टा होता है क्रेडिटर का। ठीक है, तो क्रेडिटर तो होता है सप्लायर और डेटर्स हमारे लिए कस्टमर। डेटर्स होता है हमारे लिए कस्टमर। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो एक ए है जो कि एक बिजनेसमैन है। ठीक है, एक ए है बिजनेसमैन और एक बी है जो कि कौन है, एक कस्टमर है। ठीक है, तो ये इसके पास आया सामान को ख़रीदने के लिए। ठीक है, तो उसने क्या बोला कि मेरे को चाहिए गुड्स चाहिए। क्या चाहिए, गुड्स चाहिए। ने बोला दे देंगे, ए ने बोला दे देंगे। पर बी ने क्या बोला कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो ए ने बोला कोई बात नहीं, हम आपको गुड्स जो है ना उधार पे दे देंगे, यानी क्रेडिट सेल कर देंगे। आपको क्या कर देंगे, क्रेडिट सेल कर देंगे, सामान उधार पे आपको बेच देंगे। जैसे ही बिजनेसमैन ने एक कस्टमर को क्या उधार पे सामान बेचा, जो कस्टमर था हमारा क्या बन जाएगा, डेटर्स बन जाएगा। तो बेसिकली डेटर्स कौन होता है, डेटर्स हमारे होते हैं कस्टमर। जब एक कस्टमर जो है एक बिजनेसमैन से ख़रीदता है, या बोल सकते हो जब एक बिजनेसमैन सामान उधार पे बेचता है ना, उधार पे सेल को क्रेडिट करता है कस्टमर को। जब एक बिजनेसमैन सामान को उधार पर बेचता है कस्टमर को, तो कस्टमर हमारा बन जाता है डेटर। ठीक है, अब बात करते हैं बिल्स रिसीवेबल की। ठीक है, तो जैसे कि मान लो कि एक ए पर्सन है ना, एक बी पर्सन है। तो ए जो है हमारा एक क्या है, बिजनेसमैन है। कौन है, एक बिजनेसमैन है। और ए बी कौन है, हमारे कस्टमर है। ठीक है, तो ए ने बी को सामान को क्या करा, सेल करा। किस पे करा, क्रेडिट पर। किस पे करा, क्रेडिट पर। ठीक है, सामान लेके चला गया। ठीक है, अब ए को लगा, यानी बिजनेसमैन को लगा कि शायद बी मेरे को पैसा ना दे, तो उसने क्या बनाया, एक बिल बनाया। क्या बनाया, एक बिल। उस बिल के अंदर हर प्रकार की डिटेल लिखी थी कि क्या ख़रीदा, किस डेट पे ख़रीदा, किसने ख़रीदा, किस कंपनी से ख़रीदा, कब ख़रीदा और कब उसकी पेमेंट करेगा। तब हर प्रकार वहाँ पे डिटेल लिख दी और वहाँ लिख दिया 3 महीने के बाद बी मुझको पेमेंट कर देगा। ठीक है, तो इसकी 2 कॉपी थी। ठीक है, इसने बी ने क्या ले लिया, साइन ले लिए। ए ने बी से बोला, नहीं बिजनेसमैन ने कस्टमर से बोला कि भाई यहाँ पे साइन कर दो। ठीक है, अब एक इसके पास आ गया, एक जो था ओरिजिनल, और एक इसके पास चला गया। ठीक है, बी के पास। तो बी के पास जो गया वो इसके लिए हो जाएगा बीपी, जो मैं बता चुका हूँ। इसके लिए बन जाएगी लायबिलिटी। किसके लिए, बी के लिए बन जाएगी लायबिलिटी, और ए के लिए बन जाएगी एसेट्स, यानी इसे बोलेंगे बी आर। क्या बोलेंगे, बी आर, जिसे बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, यानी कि बिल जो बेसिकली एक एविडेंस की तरह काम आता है आगे, अगर जो कस्टमर मेरे को पैसे ना दे, क्योंकि कस्टमर के यहाँ पे ले लेते हैं साइन। ठीक है, तो हो जाएगा हमारे लिए हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल, और उसके लिए हो जाएगा कस्टमर के लिए बिल्स पेबल। बेसिकली उसके लिए हो जाएगी लायबिलिटी, हमारे लिए बन जाएगी एसेट्स। ठीक है, थर्ड हमारे पास जो एसेट्स हैं वो है फिक्स एसेट्स। अब फिक्स एसेट्स कौन सी होती है, ठीक है, तो कुछ सर्टेन एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, जो कि एक बिजनेस करता है अपने बिजनेस को चलाने के लिए, लेकिन उसको हम 1 साल के अंदर अंदर रिटर्न ऑफ नहीं कर सकते। रिटर्न नहीं कर सकते, मतलब 1 साल के अंदर उसको ख़त्म नहीं कर सकते। तो उससे मिलने वाले जो बेनिफिट हैं वो कई साल तक चलते रहते हैं। ठीक है, कई साल से क्या होते हैं, चलते रहते हैं। बट इसके जो एक्सपेंसेस है ना, हम 1 साल के अंदर उसको रिटर्न ऑफ नहीं कर सकते। ऐसे एक्सपेंसेस को हम क्या बोलते हैं, फिक्स एसेट्स बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए प्राइमरी एक्सपेंसेस क्या है हमारे लिए, प्राइमरी एक्सपेंसेस मतलब जैसे मान लो कोई कंपनी स्टार्ट हो रही होती है, तो शुरुआती कुछ प्राइमरी एक्सपेंस मतलब जो शुरुआती खर्चे होते हैं, तो इससे कुछ शुरुआती हम खर्चे करते हैं। ठीक है, लेकिन इससे मिलेंगे हम बेनिफिट क्या मिलेंगे, ज़्यादा कई सालों तक मिलते रहेंगे। तो जो एक्सपेंसेस है ना, हम एक साथ इसको ख़त्म नहीं करते, रिटर्न ऑफ हम नहीं करते। हर साल कुछ ना कुछ क्या करते हैं, रिटर्न ऑफ करते हैं। ठीक है, तो ये मान लेके बन जाती है। तो जैसे सपोज मान लो जैसे कि 5 लाख का हमने क्या करा, खर्चा करा, प्राइमरी एक्सपेंसेस करे, तो 5 लाख पूरे साल में मैं इसको रिटर्न ऑफ नहीं कर सकता, मतलब बुक से मैं नहीं हटा सकता। तो कुछ हटाना पड़ेगा। सपोज मैं इसको 5 से डिवाइड कर लेता हूँ, हर साल 1-1 लाख रुपये का कर दूँगा, हटा दूँगा। तो जब मैं 1 लाख हटा दूँगा तो मेरे पास जो बचेंगे वो कितने के बचेंगे, 4 लाख के। तो 4 लाख मेरे को दिखाने पड़ेंगे बुक्स के अंदर। फिर अगले साल 1 लाख और कम हो जाएंगे, तो अगले साल दिखाऊंगा 3 लाख, अगले साल 2 लाख, अगले साल 1 लाख, और फिर ख़त्म। तो धीरे धीरे यानी कि हर साल कुछ ना कुछ क्या करना होगा, ख़त्म करना होगा। ठीक है, ये 1 साल में सारे ख़त्म नहीं होते, इसको बुक से हम नहीं हटा सकते। ऐसे ही एग्जांपल के लिए और भी हमारे पास डिस्काउंट और डिबेंचर, जब हम डिबेंचर इशू करते हैं तो इसको कभी डिस्काउंट भी इशू करते हैं, तो ये मान लिया क्या बन जाता है, फिक्स एसेट होता है, मतलब बेकार के एसेट है, इससे हमारे को कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, ऐसे होता है एडवर्टाइज एक्सपेंसेस, जैसे हम एडवर्टाइज करते हैं लेकिन इससे मिलेंगे बेनिफिट, हमको क्या मिलेंगे, ज़्यादा 1 साल से ऊपर के लिए मिलेंगे। तो इसके भी जो खर्चे होंगे वो 1 साल में हम रिटर्न ऑफ
नहीं कर सकते, तो वन बाई वन यानी कि कुछ कुछ हम करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। पार्ट टू में जब हम इसकी पार्ट टू ले जाएंगे तो और भी आगे के जो बेसिक टर्म बचे हैं वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और कोई दिक्कत आए तो कमेंट में पूछिए जिस कोई भी दिक्कत आ रही है तो। ठीक है, थैंक यू।